अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, कामयाब लोग जब कुछ कर गुजरने के लिए पुख्ता इरादा कर लेते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो मुसलसल मेहनत के साथ अपने मकसद की तरफ मुकम्मल तवज्जो देते हैं और कामयाबियों की सीढ़ी चढ़कर अपनी मंजिल पा लेते हैं। जबकि वो लोग जो किसी मौज़े के इंतज़ार में रहते हैं और बग़ैर कुछ किए बहुत कुछ पा लेने की ख्वाहिश करते हैं, तो ऐसे लोगों की बस ख्वाहिश ही रह जाती है और वो बहुत पीछे रह जाते हैं और मंजिल इनसे मीलों दूर चली जाती है और कामयाबी इनसे बहुत रूठ जाती है और अफसोस करने के सिवा उनके पास कुछ बाकी नहीं रहता। तो अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है और कुछ करने का जज्बा है तो फिर हर आने वाली मुसीबत और मुश्किल को खुले दिल से कबूल करना सीखें। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है और नामुमकिन तो बिल्कुल कुछ नहीं है। आपके हर काम में, आपके हर मकसद में कामयाबी 1000% मुमकिन है। बस हमेशा ये बात जहन में रखें कि हम जिस तरह का रवैया दूसरों के साथ रखते हैं वही सलूक हमेशा हमारी कामयाबी या नाकामी की जड़ समझा जाता है। हमारे अखलाक से, हमारे हालात से ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि हम कामयाब इंसान बन सकते हैं या नहीं। और तारीख़ ये बताती है कि जो इंसान खुश अखलाक हो, लहजे में उसके शाइस्तगी हो और ईमानदार हो और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखे तो वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होता। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब पर। आज बात करेंगे माइग्रेन के हवाले से, यानी आधे सर का दर्द। और लोगों को लगता है कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही मामूली चीज़ है, लेकिन ये एक इंतहाई तकलीफ़देह बीमारी है और इसके लिए रोज़ रोज़ नई दवाइयाँ खाकर लोग अक्सर थक जाते हैं और कोई असर नहीं होता, सिर्फ आर्जी तौर पर आराम आता है। तो इस दर्द का मुस्तकिल और देसी इलाज जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम, जिनसे हम माइग्रेन से छुटकारे के नुस्खे जानेंगे और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि माइग्रेन की वजूहात क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइग्रेन बेसिकली आधे सर का दर्द होता है और सर दर्द एक ऐसी बीमारी है तकरीबन 90% लोगों को ज़िंदगी में 1-2 बार या 3-4 बार लाजमी होता है। अच्छा, सर दर्द में सम टाइम टेंशन वाला पेन होता है, हेडेक होता है, और एक क्लस्टर हेडेक होता है और एक माइग्रेन होता है। माइग्रेन बेसिकली इसको हम दर्द शकीका भी कहते हैं तिब के अंदर, आधे सर का दर्द। और ये इतना सवेर होता है कि इंसान को रोशनी, ऊंची आवाज़, शोर और यानी कि वो बिल्कुल चाहता है कि मैं जिस जगह जाऊं वहाँ बिल्कुल सुकून हो, कोई मेरे इर्द गिर्द ना हो, इतना ये सवेर पेन होता है। अच्छा, इसकी वजूहात में जदीद मेडिकल साइंस अभी तक इसकी कोई वाज़े जो असबाब हैं वो ढूंढ नहीं सकी, लेकिन जो हमारे कदीम अतीबा हैं, कोहना अतीबा हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो रिसर्च की उसके अंदर हमारे जो वेन्स हैं उनमें कंट्रैक्शन, सकराव जब पैदा होता है तो उस सूरत में भी ये माइग्रेन का इशू होता है। सम टाइम आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, एंजाइटी है, उस वजह से भी ये मामला होता है। और तीसरा, मैदे की ख़राबी से, जब आपका स्टमक के अंदर इनडाइजेशन के इश्यूज़ हों, यानी कोई भी चीज़ आपको हज़म नहीं हो रही, तो उस सूरत में क्या होता है, ब्लोटिंग होती है और सम टाइम लिवर आपका जब अपना फंक्शन सही तरीके से प्रमोट नहीं करता, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी में चला जाता है, तो उस सूरत में बॉडी के अंदर एमोनिया बढ़ना शुरू होता है। और एमोनिया क्यों बढ़ता है? जब कॉन्स्टिपेशन होती है। और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि एक अल्लाह पाक ने निज़ाम रखा है कि आपका जो चीज़ अल्लाह आपने खाई है उसका एक प्रोसीजर है 2-2.5 घंटे का, और जो गैर हज़म शुदा खुराक है उसने आंतों में आना है और आंतों के ज़रिए बाय रेक्टम जो है उसने खारिज होना है। एक अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन जब वो अपने हसूल, अपने मुकर्ररा वक्त में वो अनडाइजेस्टेड फूड जिस्म से खारिज नहीं होता, तो वो एमोनिया की शक्ल में, टॉक्सिन की शक्ल में बॉडी में बहुत से मसाइल पैदा करता है। तो वो भी एक मेन वजह माइग्रेन की है। और माइग्रेन मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर मास वाई पेन किलर्स खाने के, यानी इतना, बल्कि कई बार तो कई ऐसे केस, सिवियर केस हैं जिनमें पेन किलर भी 2-2, 3-3 खाने के बावजूद माइग्रेन में फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जिनका एज अ पेन किलर, एज अ सेडेशन, एज अ रिलैक्सेशन उनका जो मैकेनिज़्म ऑफ ट्रीटमेंट है और उसका मोड ऑफ एक्शन भी अकॉर्डिंग टू जदीद मेडिकल साइंस की जो एक रिसर्च है कि आपके ब्रेन्स के अंदर अगर खुलियात के मामलात हैं, आपके कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से
आप के कुछ हार्मोन रिलीज़ नहीं होते हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, तो वो दवाइयाँ उसको कंपनसेट करती हैं। हमारे पास एक बेहतरीन नुस्खा है, आपने सुना होगा उस्तो खुद्दूस। ये मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, इसको हम लेवेंडर भी कहते हैं। दुनिया में उस्तो खुद्दूस को बेसिकली दिमाग का झाड़ू कहते हैं, कि आपके दिमाग के अंदर जितनी रतूबात, जितनी टॉक्सिन इकट्ठी होती है वो उसको डिटॉक्सीफाई करता है, निकालता है। और आपके ब्रेन के अंदर अगर कोई क्लॉट भी बन रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से वो मेल्ट हो जाता है। अल्लाह पाक ने इसकी ऐसी तासीर रखी है, नंबर 1। नंबर 2, मुलट्ठी। मुलट्ठी एक आम सी चीज़ है, यानी आप इसको मैदे के लिए भी, गले के लिए भी और इन्फेक्शन के लिए भी लेते हैं। एज एंटीबायोटिक भी काम करती है, एंटीपायरेटिक भी काम करती है। अल्लाह ने इसके अंदर एक ऐसी तासीर रखी है। मुलट्ठी और उस्तो खुदूस ये काबे की शक्ल में लेना है। सौंफ ये भी हमारे पास मौजूद है, ये इसको बादियान भी कहते हैं, और ये आपके जीआईटी सिस्टम कार्मिनेटिव इसकी एफिकेसी है, यानी आपके अंदर गैसेस का बनना, ब्लोटिंग होना, बहुत ज़्यादा गैसेस के साथ जो है ना आपके दिमाग के अंदर एक तनाव का पैदा होना, उसके अंदर ही रिलैक्सेशन देती है, रिलैक्सेशन। चौथी अहम चीज़ काली मिर्च, ब्लैक पेपर। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ब्लड को थिन करती है, जो आर्टरीज को खोलती है, वो काली मिर्च है। इस टाइम तिब की अद्वियात में ये महंगी भी है, यानी ये बहुत महंगी है। और ये काली मिर्च अनफॉर्चुनेटली हमारे जब खाने बनते हैं घरों में, आप देखें पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है, तो तमाम बच्चों ने काली मिर्च निकाल के फेंकी होती है और चावल खा रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये वो अल्लाह पाक ने नेमत बनाई है कि अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो हम हार्ट फेलियर से, हमारा पीटी जो प्रोथ्रोम्बोलिन टाइम डिस्टर्ब होता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। और 5वीं चीज़ सुंड, ये एंटासिड होता है, जंजबील भी कहते हैं इसको, और सूखा अदरक होता है। और अल्लाह पाक ने इसकी तासीर ये बनाई है, ये आपकी बॉडी के अंदर तेजाबियत को कम करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को क्योर करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जितनी रेशा बलगम, एक सर दर्द ऐसा भी होता है कि जब साइनोसाइटिस ब्लॉक होता है तो आपको ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ये जो सुंड है ये आपके रेशे बलगम को निकालता है, एज ए एक्सपेक्टेंट काम करता है। तो ये 5 चीज़ों का आप पाउडर बना के ½ टीस्पून सुबह शाम लेना शुरू कर दें। जिन लोगों को किसी किस्म का भी माइग्रेन है, हेडिक, सर दर्द है, चाहे वो क्लस्टर हेडिक है, चाहे वो माइग्रेन हेडिक है, चाहे वो टेंशन वाला हेडिक है, और वो इसमें काम करेगा। ठीक है। अच्छा, हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि माइग्रेन क्या है और जो आम सर का दर्द है वो क्या है? जी, माइग्रेन बेसिकली आधे सर में होता है, राइट में होता है, कभी लेफ्ट में होता है, लेकिन जो हमने कई मुशाहदात पेशेंट के वो भी देखे हैं कि पूरे सर का दर्द भी माइग्रेन होता है। यानी तमाम साइन और सिम्टम वो होती हैं, लेकिन वो बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, बहुत सीवियर होता है जिन लोगों की होता है। आम सर दर्द जो है वो फ्रंट पे आपको फील होगा, कनपटियों में फील होगा ड्यू टू हाइपरटेंशन या ड्यू टू स्ट्रेस, जैसे आप सफ़र में जा रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, या आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क आपके जो है ना लाइफ डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपसे अचीवमेंट नहीं होती कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आपको हेडेक होता है, वो टेम्परेरी होता है, उसमें सर भारी होगा, बोझल होगा, फ्रंट पे पेन होगी। ये आम सर दर्द और माइग्रेन में फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, फिर कोई नुस्खा बता दें माइग्रेन के लिए? जी बिल्कुल, ये सर दर्द के हवाले से जिन लोगों को नींद का इशू है, हमारे पास कुछ कावे हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आंवला, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आंवला, विटामिन सी का रिच सोर्स है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, लेकिन आपके दिमागी अमराज के हवाले से इसका अल्लाह पाक ने एक बड़ी इसमें स्लाइस रखी है। इसको आप 1-2 दाने इसके ले लें, 1.5 से 2 कप पानी में रात को आप डिप कर लें। और दूसरा हमारे पास है गाव ज़ुबान, गुल गाव ज़ुबान, ये फूल है, आपने सुना होगा अर्के गाव ज़ुबान बच्चों को देते थे दिमाग के लिए, सांप के लिए, पट्टों के लिए। गाव ज़ुबान का काम ये है कि ये आपकी जो दिमाग की शरियाने हैं उसकी तंगी को दूर करता है, ये उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, और ये यादाश्त, लॉस ऑफ मेमोरी, इवन के डेमेल्शिया जैसे मूजी मर्ज में भी अल्लाह पाक ने गाव ज़ुबान की बड़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रखे हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास मौजूद है बालचर। बालचर के बारे में कहते हैं कि इसके दरख्त के ऊपर बिल्ली फरेफ्ता होती है, सांप फरेफ्ता होता है, और वो जो है ना इर्द गिर्द इसके लिपटता है सांप। बालचर बेसिकली ये पूरी दुनिया के अंदर एक रिसर्च मौजूद है, इसको हम वलेरियन कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर अल्लाह पाक ने नेचुरल सेडेशन रखी है कि जब आप इसका कावा पीते हैं तो आपको एक सरूर मिलता है, और जब आप सरूर की हालत में जाते हैं तो डेफिनेटली आपका हेडेक, सर दर्द और नींद भी आपको डीप आती है। ये बालचर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक और चीज़ है बाबूना, आपने नाम सुना होगा।
कैमोमाइल के नाम से भी ये मशहूर है। ये है बाबूना। बाबूना भी आप इसमें 2 चुटकी बाबूना डालने, मैं इसकी भी रेसिपी बताता हूँ। और आखिर में अजवाइन, अजवाइन खरासानी, ये भी हमारे पास मौजूद है। ये पांचों चीज़ों को, आंवला आप 2 या 3 दाने आंवला के ले लें और 2 चुटकी आप गावजबान डाल लें 1.5 कप पानी में, और बालचर का बिल्कुल छोटे से 2 या 3 वो हाथ से आप इसके वो जड़ी बूटी टाइप होगी मसल के ले लें। और इसी तरह आप बाबूना की भी 1-2 चुटकियाँ ले लें और अजवाइन की सिर्फ 1 चुटकी आपने 1.5 कप पानी में डाल के इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट दम पुख्त की तरह कहवा बना लेना है। अच्छा, एक काम करना है, जब आपको पेन हो रही हो उस हालत में आपने उस कहवे का अरोमा जो है, जैसे हम वो करते हैं भाप लेते हैं, तो आपने कपड़े के साथ उसका जो धुआं, उसका जो अरोमा है उसको भी आपने इनहेल करना है, जैसे आप योगा में करते हैं सांस को इनहेल करते हैं। उस सूरत में भी ये उसकी जो पानी की जो उसकी है हीट की, उससे भी ये आपका हेडेक ठीक होगा। और दूसरे नंबर पे जब आपने ये कावा पीना है, बिल्कुल चुस्कियों की शक्ल में आपने पीना है, 10 मिनट में आपने ये कावा पी लेना है 1.5 कप। आप इमेजिन करें कावा पी के आप इन्वायरमेंट बना लें और विद इन 10 मिनट टू 15 मिनट्स डीप स्लीप आपको आने लग जाएगी। ये कावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। ऑल राइट, तो हम माइग्रेन के हवाले से बात कर रहे थे कि इसकी वजूहात क्या है और माइग्रेन और आम सर का जो दर्द है इन दोनों में क्या फ़र्क है, और जिन लोगों को माइग्रेन का मसला रहता है उनको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हकीम साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे वेप और स्मोकिंग के हवाले से कि इसके नुकसानात क्या हैं। और स्मोकिंग के नुकसानात तो अक्सर हम सभी जानते हैं, लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है कि वेप बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, उनके हाथ में फ्लेवर्ड सिगरेट्स, ई सिगरेट्स और वेप हर बच्चे के हाथ में होता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि शायद वेप जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाती। तो इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर इरफान, सबसे पहले तो बताएं कि स्मोकिंग हमारे लंग्स को कैसे हार्म करती है? तंबाकू नोशी हमारे फेफड़ों नहीं, हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। देखें, जब आप सिगरेट पीते हैं तो वो आप जब उसको होल्ड करते हैं तो यहाँ से आप उसकी टार आपके नेल्स में चली जाती है। जब आप उसको अपने लिप्स के साथ लगाते हैं और सक करते हैं तो लिप्स से ले के आप तो तक एनी ऑर्गन आप जिक्र करें तो वो सबको मुतासिर करती है, क्योंकि लंग्स मेजर ऑर्गन है जिसमें ये स्मोक जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो उसमें डेवलप होता है। और एक मुतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन सिगरेट से 1.5 लाख लोग जो हैं उनकी डेथ होती है। ठीक है, ये सिगरेट का दमा, सिगरेट से होने वाला दमा जिसको हम COPD कहते हैं, जो कि दुनिया में तीसरी बड़ी अमवात की वजह है। और जो सिगरेट वाला दमा है वो आम दमे से इस तरह फ़र्क होता है कि वो आगे बढ़ता है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इससे लंग कैंसर होता है, अब मेजर किलर। अब हम हमारे वार्ड्स में देखें तो ऐसे हमें कैंसर के मरीज़ मिलते हैं जिनमें कोई और मसला नहीं होता, ना उनको शुगर होती है, ना ब्लड प्रेशर होता है, ना दिल का मसला होता है। सिर्फ सिगरेट की वजह से 55-50 साल की उम्र में उनको कैंसर भी, और कैंसर भी स्टेज 4 का होता है। तो जो स्मोकिंग है वो हमें इन्फेक्शन से भी प्रोन करती है। जो सिगरेट पीते हैं उनमें TB भी आम बंदे से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। देखिए, पहले सोचें कि ये इंडस्ट्री हमसे सिंसियर होगी, कोई ऐसी चीज़ बनाएगी जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इंडस्ट्री जो है उसको वो हमसे ज़्यादा क्लेवर है, हम ये समझते हैं। मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से कुछ स्मोकिंग के बारे में इतनी अवेयरनेस अब हो गई है कि जो लोग हैं वो अब सोचते हैं इसको यूज़ करने में। स्पेसिफिकली टीनेजर्स स्मोकिंग इस वजह से नहीं कर पाता कि एक तो उसके बारे में सबको पता है कि बेतहाशा बीमारियों का बायस है, स्पेसिफिकली कैंसर का बायस है। दूसरा, इससे स्मेल आती है। अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये इंडस्ट्री ने इसको बड़ा अच्छा कैपिटलाइज़ किया और बदकिस्मती से कुछ पार्ट ऑफ जो सोशल मीडिया उसको यूज़ करके ये मार्केट में फ्लोट कर दिया कि जी जो वेपिंग है वो सिगरेट से लेस हार्मफुल है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम वेपिंग की बात करें और अगर हम सिगरेट की बाय द वे दोनों को कंपेयर करें तो सिगरेट में से अगर एक कंपोनेंट हम निकाल दें विच इज़ निकोटीन, तो सिगरेट में एडिक्शन नहीं होगी। और यही कंपोनेंट आपकी वेपिंग में भी है।
और बदकिस्मती से जो वेपिंग जिस स्टैंडर्ड के हमारे पास अवेलेबल हैं उससे तो हम हर चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वेपिंग जो है वो इक्वली ही हार्मफुल है। वेपिंग के अंदर जो है वो फ्लेवर डाले जाते हैं और आम लोग अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जी ये फ्लेवर होता है, तो अक्सर जगहों पे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जो फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए जो अल्लाह ने हमें ऑर्गन दिया है वो टेस्ट बड है। लंग के अंदर हवा की थैलियों में ये कैपेसिटी नहीं है और अब जाके ये पता लगता है कि वेपिंग से भी कैंसर हो सकता है। तो वेपिंग जो है इट इज़ इक्वली हार्मफुल। ये इंडस्ट्री का एक टैक्टिक्स है कि वो बदकिस्मती से कि उसने ये बात काफ़ी फ्लोट कर दी है कि जो वेप करते हैं वो लोग जो हैं वो लेस बीमारियों का शिकार होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं। ठीक है। अच्छा, उमूमन लोग ये समझते हैं कि जो वेप है वो सिगरेट से कम नुकसानदेह है और वो ज़्यादा सेफ़ है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा अवेयरनेस हुई है पिछले कुछ अरसे से, अगर मैं कहूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोगों ने अब इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मार्केट में बात फ्लोट कर दी गई कि ये इट्स अ फ्लेवर ओनली, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी वेप उठाएं उसके ऊपर लिखा होता है निकोटीन, यस क्वांटिटी इज़ लेस, लेकिन निकोटीन जहाँ पे भी है वो एडिक्शन का बाइस बन रही है। आपको मैं इसके कुछ फैक्ट बताऊं तो शायद आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। देखें, जो टीनेजर वेपिंग करते हैं उनका जो मेमोरी रिटेंशन है वो इम्पेयर हो जाती है, ठीक है, और ये लोग अक्सर स्कूलिंग वाले प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। जो फीमेल वेपिंग करती हैं अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनके बेबी पे भी इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अगर जो अडल्ट वेपिंग करता है तो उसको अल्जाइमर वाली डिजीज़ भी हो सकती है, भूलने की, जिसको हम रिलीज़ करते हैं। ये एस्थमा को भी ट्रिगर करते हैं। इसके अंदर जो केमिकल हैं वो मैंने पहले भी बताया कि वो कार्सिनोजेनिक है। इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल भी हैं जिसको हम नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं। तो अगर नेल पॉलिश रिमूवर आपकी पॉलिश को रिमूव कर सकता है तो लंग के अंदर जो हवा की थैलियाँ हैं उनके साथ वो क्या करता होगा, इसको हम खुद वेल इमेजिन कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, अगर कोई भी टीनेजर वेप कर रहा है, जब वो घर आता है तो उसके पास से स्मेल नहीं आती। इस वजह से पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। बदकिस्मती से पेरेंट्स ने भी किसी हद तक इसको एक्सेप्ट किया है कि यार ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग बाय द। अच्छा, ये बताएं कि वेपिंग करने से हमारी हार्ट हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है? देखिए, इसके अंदर जो केमिकल है, जो एक आपको मैंने बताया नेल पॉलिश रिमूवर है, और इसके अंदर वो केमिकल भी हैं जिसको हम फ्लेवर करते हैं, जो टेस्ट के लिए डाले जाते हैं। उनके बारे में मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये राय है कि ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर का बायस बन सकते हैं। आपको एक और बात बताऊँ कि शुरू में जब वेपिंग आई, एक और बात याद रखें कि वेपिंग का टाइम स्पैन बहुत शॉर्ट है। हम जिस स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो चुके हैं। हमने शॉर्ट स्पैन में वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरी ये देखी, जिससे ऑलमोस्ट 2000 बच्चों की डेथ हुई। और एक ठीक है, एक इंग्रेडिएंट निकला जिसको ETC कहते हैं और बाद में उसके बारे में चेक एंड बैलेंस किया गया, उसको आउट किया गया। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड अगर हमारे कंट्री में आए तो आपको वेपिंग 500 से लेके 5000 तक मिल रहा है। तो 500 के अंदर क्या केमिकल हैं, क्या चेक एंड बैलेंस है, ये सोचने वाली बात है। जब भी स्मोक करते हैं एक बात ध्यान में रखें कि स्मोक सिर्फ लंग को अफेक्ट नहीं कर रहे। जब ये हवा की थैलियों को पंक्चर करके ब्लड में शामिल होती है तो ये सब चीज़ें वो कर रही है जो कि ब्लड की वजह से हो सकती हैं, जिसमें हार्ट अटैक का बायस भी हो सकती है, जिसमें स्ट्रोक का बायस भी हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों की मेमोरी इम्पेयर होना शुरू हो जाती है, तो इससे हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, लोगों को स्ट्रोक हो सकता है और प्री मैच्योर बेबीज़ भी हो सकते हैं। वेपिंग इनिशियली तो उसकी एडिक्शन होती है। अब अगर आप बात करें इसको हम कैसे जज करते हैं तो इसके अंदर एक कार्ट्रिज होती है। नॉर्मली कार्ट्रिज जो है वो जो बच्चा जो भी शुरू करता है वो उसको 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिक्वायरमेंट, कार्ट्रिज ऐसे भी हमने बच्चे देखे हैं जो एक दिन में एक यूज़ करते हैं। इसका मतलब है उनकी निकोटीन की एडिक्शन बढ़ना शुरू होगी। अब जब उसको वो निकोटीन नहीं मिलती और तो वो इरिटेबल होता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी मेमोरी रिटेंशन ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद एक और बात आप याद रखें कि जो भी ये निकोटीन वाले इंग्रेडिएंट हैं, इट्स अ रोड वे टूवर्ड्स एडिक्शन। ये एक दरवाज़ा खोल देते हैं जिससे वो बच्चे और एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर इरफान, ये बताएं कि अगर कोई स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दे तो कितना टाइम लगता है उसके लंग्स को दोबारा हेल्दी होने में? डिपेंड करता है उसकी हैबिट क्या है। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, अगर आप सिगरेट आज उसको छोड़ते हैं तो 48 घंटे में आपकी सेंस ऑफ स्मेल और जो टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाती है। 6 घंटे बाद आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है और कुछ सालों में आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने सिगरेट नहीं पी है। और ये इफेक्ट उस वक्त ज़्यादा आता है अगर आपकी एज 40 से कम हो। सेम इज़ ट्रू विद द वेपिंग। तो अगर वेपिंग पे डिपेंड अपॉन आप कितनी कार्ट्रिज यूज़ करें, इफेक्ट उसका 6 घंटे में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनको एक म्यूकस का मसला रहता है, तो उस हवाले से भी बताएं। ऑलरेडी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, आपके बड़े शहर हैं, उसमें एक और भी प्रॉब्लम हमें है जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। इससे भी हमारे लंग डैमेज हो रहे हैं और जब इससे आप वेपिंग शुरू कर देते हैं तो फिर वो उसको ज़्यादा नुकसान करते हैं। और अब अगर आप अपना इर्द गिर्द देखें तो हमें कोई भी मंथ ऐसा नहीं मिल रहा कि हम लोग कफ फ्री ना हो।
ठीक है, हम लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन ना, उसकी वजह ये है कि हम रूटीनली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, सोजिश रहते हैं, उसके ऊपर आप वेप कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी डैमेज लंग को और डैमेज करते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें। और इकॉनमी पे भी देखें ज़रा, जितने का आप कार्टेज खर्च कर रहे हैं उसका कुछ अच्छी चीज़ परचेज़ करके आप लोग अपने घर वालों को दें और ख़ुद भी यूज़ करें। ख़वातीन में स्मोकिंग बदकिस्मती से ऑन राइज़ है और बदकिस्मती से ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात यह है कि अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इस पर पाबंदी लगा दी है और फ़ाइन कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई फ़ीमेल स्मोकिंग करती है तो उसके लंग मेल की बजाय जल्दी डैमेज हो जाते हैं। जितनी सिगरेट से मेल के लंग डैमेज होते हैं उससे हाफ़ में उसके लंग डैमेज होते हैं और उसका जो डैमेज होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इस वजह से किसी को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेल ना करें, और फीमेल को स्पेसिफिकली नहीं करनी चाहिए। स्पेसिफिकली जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो वो सारा इम्पैक्ट बेबी पे आएगा। लो बर्थ बेबी प्रोड्यूस हो सकता है, प्रीमेच्योर डेथ हो सकती हैं, बेबी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस फीमेल को देखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन से ऐसे अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारी लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म हो गए हैं स्मोकिंग की वजह से? देखें, पैसिव स्मोकिंग इज़ इक्वली हार्मफुल ऑलमोस्ट। अब मैंने आपको बताया था तकरीबन 1.5 लाख लोग की डेथ हो रही है। उन 1.5 लाख लोगों में से 31,000 जो डेथ हैं वो पैसिव स्मोकिंग से हो रही है। इट आल्सो डिपेंड अपॉन कि आपका एक्सपोजर क्या है। अच्छा, इसका एक और भी मैं अंदाज से बात करना चाहूँगा। एक और भी चीज़ है शीशा। डोंट फॉरगेट कि वो बंद हो गया है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ है। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग शीशे के लिए जाते हैं। अब शीशा पीने वाला तो शायद यहाँ बैठा है, इधर बैठा है, लेकिन उसके पूरा जो रूम है उसमें क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको भी अलामत आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हैंड स्मोक इज़ आलमोस्ट इक्वली हार्मफुल जितना फर्स्ट हैंड स्मोक होता है। स्मोकर्स हाफ ऑफ द पीपल जो स्मोकिंग करते हैं उनको वो मार देती है, ये बात याद रखें। तो ये लोग दे आर प्रोन टू गेट रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, रिपीटेड नमूनियाज, और फिर वो आम नमूनिया भी नहीं होते, मतलब वो रिलेटिवली जो उनके जो जरासीम होते हैं वो आम से डिफरेंट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इनमें टीबी बहुत कॉमन होती है। सो ये लोग टीबी का जल्दी शिकार हो जाते हैं। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर जो है टीबी वाले मरीज़ों का वो स्मोकिंग है। तो हम बात कर रहे थे वेप के हवाले से और स्मोकिंग के नुकसानात के हवाले से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान मलिक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और आजकल हम सबका एक ही बड़ा मसला है, बढ़ता हुआ वज़न और बेली फैट। वज़न बढ़ाना जितना आसान है उससे कम करना इतना ही ज़्यादा मुश्किल है। इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा डाइट प्लान्स होते हैं और टोटके भी होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो आज हमारे साथ मौजूद है हर्बलिस्ट, जिनसे हम जानेंगे कि किचन में मौजूद आम चीज़ों से हम कुदरती तरीके से अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहले बताएं कि मोटापे की वजह क्या होती है? मैं आपको बताती हूँ मोटापे की आजकल जो बेसिक वजह है कि हम लोगों की जो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है ना वो ज़्यादा इसमें काउंट हो रहा है कि हम लोग बैठे रहना, हमने स्क्रॉल करना। इसके अलावा ये कि कोशिश ये होती है हमारी कि हम वॉक ना करें। बाय वॉक पहले लोग कितना पैदल चलते थे और किस तरह से थी जो ज़िंदगी थी। और घर में भी हमारे आटा पीसना चक्कियों पे, ये सब चीज़ें तो अब एक मुद्दत हो गई, ख़त्म हो गई। और जो जो हम इन चीज़ों में जा रहे हैं, अब तो हम ये कि मार्केट तक नहीं जाते, हम ऑनलाइन जो है मंगा रहे हैं, हम इतना सा भी मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कि और जो हमारा रात देर तक सोना है ना, ये सबसे ज़्यादा ये भी काउंट होता है। ये भी हमारे हार्मोन्स पे और हमारे मोटापे पे इसका भी बड़ा असर होता है। हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। उससे ये है कि अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बना रखा है ना वो ऐसे नहीं है। उससे हमारे जो हमारे बदहज़मी है, ये जो है कि आपको कोई भी इस किस्म की प्रॉब्लम है वो नींद पूरी ना करनी या रात को जागना भी है। इससे ये है कि हमारे मोटा होने की असल वजह ये भी है। फिर ये कि हम वॉक नहीं करते, हम पैदल नहीं चलते, हम ज़्यादा काम नहीं करें, हमारे घर में मेड्स आ रही हैं और हम बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि ये तो वेट गेन करेगा। और हार्मोन्स का और आपका थायराइड की वजह से भी मोटापा होता है। इसीलिए अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो काइंडली प्लीज़ गो टू द डॉक्टर, अपने हार्मोन्स चेक करवाएं। अच्छा, ये बताएं हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें पड़ी हैं जिनको हम यूज़ करके अपना जो वेट है उसको कम कर सकते हैं? नूर, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है और किचन में हमारा जो है ना, हमारा आधे से ज़्यादा इलाज जो बीमारियों का है वो हमारे किचन में ही मौजूद है। ठीक है, इसमें हमारा काला ज़ीरा आ जाता है,
हमारा ज़ीरा आ गया, हमारी अजवाइन जो हम पकौड़ों में डाल रहे होते हैं, कलौंजी के बारे में आपने सुना है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। तो देन यू विल सी कि अगर हम कलौंजी की एक चुटकी नहार मुँह हम अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी आदत डालें, तो एक तो हमने सुबह उठते ही पहले एक सुन्नत अदा कर दी, उसके बाद ये कि हमारे ये पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा, सिवाय मौत के इसमें इलाज सारा है। इसके अलावा जो है और बहुत सी चीज़ें, हल्दी है जो आपकी वो भी बहुत अच्छी है, काली मिर्च है जो आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा आपका जो है असर होता है। इसके अलावा लीमू है, आप ये लीमू और गर्म पानी आप सुबह नहार मुँह जैसे उठें तो आप वो पिएँ। आप ये देखें, ये हमारे हर चीज़ हमें किचन से ही मिल गई है। अच्छा, कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं कि जो गर्म पानी है उसमें शहद डाल के पिएं या लेमन वाटर पिएं, तो उससे जो आपका वेट है बहुत जल्दी कम होता है और जो स्टबन फैट है वो भी रिड्यूस होता है। तो इसमें कितनी हकीकत है? लीमू और शहद ये दोनों चीज़ें अफादियत है। शहद में भी आपको पता है कि कितनी अफादियत है और इसके बारे में अहादीस हैं कि आप सुबह उठ के जो है ना ज़रूर आप, मतलब ये है कि आप चाटें। इसमें भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने शिफा रखी है शहद में, ठीक है। लेकिन एक इसकी जो है आप अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये मोटापा गेन भी करता है। आपने लीमू को गर्म पानी के साथ आप लें, आपका मोटापा लाजमी कम होगा आपको। लेकिन ये नहीं है कि अब ऐसा नहीं कि आपने जो एक दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, आपने 10 दिन लिया, आपने कहा मोटापा तो मेरा कम ख़त्म ही नहीं हुआ, मैं तो ऐसी कैसी मोटी हूँ। आप ये देखें आपने कितने दिनों में इसको गेन किया है। आपने एक टाइम लगाया, आपने पिज़्ज़ा खाया, आपने बर्गर खाए, आपने एक टाइम लगाया, तो देन इसको जो है ना आप एकदम अगर आप अपना वेट लॉस करते हैं तो ये बहुत ही हमारी बॉडी पे इसका बहुत गलत इफ़ेक्ट है। आपको जो है इससे आपको बहुत आहिस्ता से ये जो है बाय दीज थिंग्स आपकी जो हर्ब्स हैं इनके साथ आपको अपना वेट जो है वो लॉस करना चाहिए। आपने एक तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से आपने आलू, चावल, आपने फाइबर वाली चीज़ें, आटा, इन चीज़ों को ख़त्म करें। इसके अलावा ये कि आपने जो फ़ास्ट फूड है आपको इससे अवॉइड करना पड़ेगा। आप फिर जो है इंशाल्लाह ग्रेजुअली आपका जो है वेट लॉस होगा, उससे आपकी बॉडी पे आपके इनर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके लिए अगर आप कहें तो मैं आपको एक बताती हूँ जो मैं आजकल मैंने भी विद इन आई थिंक मुझे 1.5 ईयर हो गया कि मैंने वेट गेन किया है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं ये सब चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और मैं किस तरह यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मंथ यू विल सी दैट रिज़ल्ट ऑन दिस कैमरा। मैं यही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं यही चीज़ें खा रही हूँ और मैं आपको उसका प्रॉपर एक वे बताती हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना है। आप यही कर लें। आप 43 डेज़ 41 डेज़ तो काइंडली करें ना। आपने 2 गिलास पानी पीना है। इसके बाद आपने ये करना है कि चिया सीड्स और मेथी दाना आपने ये एक अलग अलग गिलास में आपने रात को भिगो के रख देने हैं। आपने सुबह उठते ही ये पानी इनका पीना है और चिया सीड को खाना है। चिया सीड में ओमेगा 3 होता है, वो जो आप फ़िश खाते हैं ना और जो उससे आपको अफादियत होती है वो आपको चिया सीड से मिलती है। और चिया सीड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। आपने एक ये करना है। आपने इसके बाद ये कि आप जब ये मेथी दाना लेती हैं ना, आप ये देखिएगा आफ्टर 4 डेज़ आपके 4 दिन के बाद आपको ख़ुद बॉडी आपकी फ़ील होगी कि हल्की महसूस हो रही है। और ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ आपको मैं वो नुस्खा बता रही हूँ कि जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड देन यू विल सी आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आप मेरा वेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। आपने ये करना है कि 50 ग्राम आपने ज़ीरा लेना है, ठीक है। काला ज़ीरा जो हम अक्सर जो दाल भंगा रहे होते हैं, जो हम जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने 50 ग्राम ही आपने अजवाइन लेनी है। अजवाइन ये जो हम पकौड़ों में अक्सर डालते हैं, ठीक है। और अक्सर खट्टा पानी जो हम दही जो गोलगप्पे वाले से पीते हैं उसमें भी अजवाइन होती है। इसके अलावा कलौंजी, ठीक है, ये सुन्नत भी है, आप डेली एक सुन्नत अदा करेंगे। इसके बाद लाखदाना जिसे कहते हैं ये है। इसके बाद जी ये है असगर बूटी कहलाती है, ठीक है। आपने इन चीज़ों को बारीक पीस लेना है। और आपने 25 ग्राम ये है टाटरी, ये बहुत खटास होती है और ये आपका जो स्टबन फैट है ना इसको ये बिल्कुल ख़त्म करेगी, ठीक है। आपने 25 ग्राम जो है ना आपने टाटरी जो है वो डालनी है। ये सब चीज़ें 50-50 ग्राम होंगी और 25 ग्राम टाटरी होगी। इसमें मेथी दाना भी 50 ग्राम होगा, ठीक है। आपने इसके बाद ये करना है, मेथी दाना मैं दिखा देती हूँ, ये मेथी दाना है, ठीक है। एक मेथरा कहलाता है और एक मेथी दाना कहलाता है। आप ये देख लें,
ये है मेथी दाना, ये ठीक है। लोगों को सम टाइम कन्फ्यूजन हो जाती है। आपने ये, इसके बाद आपने इनको ये पीस के रख लेना है। आप जब ये पीस के रखेंगी, सुबह नहार मुँह आपने आधी चम्मच जो है वो आपने खानी है, या अकॉर्डिंग टू योर फैट। अगर आप 80 से ज़्यादा अबव हो गए हैं, 85-90 पे हैं, तो फिर आपने इसको 1 टीस्पून लेना है। अदरवाइज़ अगर आप हैं 60 पे हैं और या 70 पे हैं, 80 से कम है, तो आपने हाफ़ टी स्पून लेना है। ये आपने 3 टाइम लेना है। आपने ये दोपहर में ले लेना है खाने के बाद, फिर आपने रात को ये ले लेना है। इसके अलावा ये कि आपने कहवा लाजमी पीना है। आपने ग्रीन टी 4 बजे श्योर होना चाहिए आपका कि आपने शाम को ग्रीन टी लाजमी लेनी है लेमन के साथ। और आपने चीनी से, बेकरी आइटम से, आपने फास्ट फूड से, इनसे जो है ना आपने आपको अवॉइड करना होगा। ठीक है। अच्छा, जिनको थायराइड का मसला है या पीसीओएस का मसला है तो वो क्या करें? थायराइड और पीसीओएस के जो मरीज़ हैं उनको चाहिए कि एक तो वो वॉक लाजमी करें, उन्होंने सफ़ेद आटे से जो है इज्तनाब करना है, अवॉइड करना है इसको। और इसके बाद आपने हल्की वर्जिश करनी है। आपने खाने से पहले जो है आपने चिया सीड पानी में भिगो के वो लेने हैं, मेथी दाना लाजमी लेना है, और आपने वॉक करनी है। और उसके अलावा ये कि आपने प्रोटीन्स लेने हैं। और आपने प्रोटीन्स में, आप सब ने प्रोटीन्स में अंडे, दालें, ये सब चीज़ें आपने लेनी हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको कब्ज़ का सामना हो सकता है। आपने उसके लिए कि गर्म पानी आपने सुबह नहार मुँह पीना है, आपने लेमन के साथ। इसके अलावा ये कि आपने जो है ना कोशिश, प्रोटीन लेंगी ना, जब आप अंडे लेंगी, दालें लेंगी, चिया सीड्स लेंगी, ये सब गोल लेंगी, तो इंशाल्लाह आप इसमें आपको जो है कमी होगी। सेकंड ये कि आपने रात को जो है स्किम मिल्क जो होता है बिल्कुल मलाई के बगैर, वो आपने गरम लेना है, उसमें आपने इंजीर भिगो के रख जो है ना वो खाएं आप इंशाल्लाह। तो जिनको भी अगर ये प्रॉब्लम विदाउट डाइटिंग भी है तो आप ये देखें, एक तो इससे आपका खून मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो हाई होगा, आपका खून बढ़ेगा। सेकंड ये कि आपको जिनको भी कब्ज़ है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी आपके जो बहुत सारी डिजीज़ की वजह बनती है। तो आपने ये करना है कि 4 या 6 दाने आपने इंजीर के दूध में भिगो दें, गर्म दूध में, और वो रात को सोते हुए लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हम बात कर रहे थे बेली फैट की रेमेडीज़ के हम घर में इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और सर बात करने के लिए मेरे साथ हर्बलिस्ट मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के जानिब, और आज बात करेंगे कि नौजवानों और वालिदैन के दरमियान बढ़ते हुए फासले और इख्तलाफात आजकल हर घर का मसला बनते जा रहे हैं। एक तरफ वालिदैन ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चे उनसे बात नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, बदतमीज़ हो गए हैं, तो दूसरी तरफ नौजवान खुद को ये समझाना ही नहीं चाहते और वो कहते हैं कि पेरेंट्स उनकी बात समझते नहीं हैं, और अगर वो कोई भी बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो पेरेंट्स आगे से उनको डांट देते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो जनरेशनल गैप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि आजकल की जो जनरेशन है वो टीनेजर्स और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके दरमियान एक गैप है, या जो फासले हैं वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए, जब जनरेशन गैप की बात आती है तो फिर हम ये कहते हैं कि वालिदैन और बच्चे, यानी एक पिछली जनरेशन और अगली जनरेशन, दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा होता है। और इसकी वजह मोस्टली ये होती है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ होती है, जो चेंजेस आते हैं दुनिया में मुख्तलिफ़ हवालों से, वो रोल प्ले करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस दौर में ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा चेंज नज़र आता है। इससे पहले होता था कि कुछ सालों में मामूली सा चेंज फ़ील होता था जो कि इतना मैटर भी नहीं करता था, लेकिन इस वक्त की जनरेशन जो है वो ये चीज़ सफ़र कर रही है कि हमारी जनरेशन और जेन ज़ी वगैरह जो है इनमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। और इसकी वजह ये है कि इस जनरेशन ने जो आईटी में जो ग्रोथ हुई है, जो कंप्यूटर के हवाले से डिजिटल एनवायरनमेंट हुई है, इसने बहुत ज़्यादा कुछ देख लिया है और बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो कह रहे हैं ना, ग्लोबल विलेज हो गया है। तो जो ग्लोबल विलेज है वो असल में है जो कि यानी उसकी वजह से ये जनरेशन गैप ज़्यादा फ़ील भी हो रहा है, इसलिए कि हमारी जनरेशन वो फ़ील नहीं करना चाहती, सोचना नहीं चाहती
चाहती, देखना नहीं चाहती। वो कहते हैं कि ठीक है, जैसे हमने ज़िंदगी गुजार ली, हमें क्या ज़रूरत है, बस हम बेसिक सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन नई जनरेशन, उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो फिर उनके पास जो बातें हैं वो हम नहीं उनके ऊपर फोकस कर सकते, और जो हमारी बातें हैं वो उनके इंटरेस्ट की नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि टीनेजर्स को ये क्यों लगता है कि जो वालिदैन हैं वो उनकी बात समझ नहीं पाएंगे? क्या इसमें वालिदैन की गलती है कि वो समझते नहीं है या वो रिएक्ट कर देते हैं? ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि टीनेजर्स जो हैं उनको महसूस होता है कि उनके वालिदैन उनकी बात नहीं समझ रहे। लेकिन इसके हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्चुअली भी वालिदैन जो हैं वो उनकी बात नहीं समझ रहे होते मोस्टली। हम हर एक का नहीं कहते, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। और इसकी मेन वजह ये होती है कि वालिदैन जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं वो टीनेजर्स का पर्सपेक्टिव नहीं है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वालिदैन उस पे फोकस करें जो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिस तरह की डिजिटल एज को बच्चे देख रहे हैं, जिस तरह का जो नॉलेज वो है उनको मिल रही है, जो कुछ वो कंज्यूम कर रहे हैं, वालिदैन अगर अप टू डेट रहेंगे, वालिदैन अगर उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, तब ही बच्चे ये फ़ील करेंगे कि हाँ, वालिदैन अब हमारी बात को हमारे लेवल पे आकर समझ रहे हैं। और ये एक नॉर्मल होना चाहिए कि वालिदैन बच्चों के लेवल पे आकर उनकी बात को समझें, इसलिए कि बच्चे तो टीनेजर हैं, उन्होंने तो नहीं अपने वालिदैन के लेवल पे आना और सोचना। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि वालिदैन जो हैं आजकल के, कहने को तो बड़ा एडवांस दौर चल रहा है, लेकिन आजकल भी पेरेंट्स सिर्फ डिक्टेट करते हैं और वो अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी नहीं देते या उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक बड़ी वजह है कि जो गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है या औलाद दूर होती जा रही है अपने पेरेंट्स से? बहुत ज़रूरी ये बात है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि देखें सोशल मीडिया के ज़रिए ही तो ग्लोबल विलेज बना है, और सोशल मीडिया जो है यही हमारे जनरेशन गैप को बढ़ा रहा है। इसलिए जो मेन इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि सोशल मीडिया किस ज़रिए से हमारे गैप को बढ़ा रहा है। उसमें मुख्तलिफ़ जो ऐप्स हैं जिनके ज़रिए बढ़ रहा है, मुख्तलिफ़ हवालों से बच्चे जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि गेम्स में कनेक्ट होते हैं और दूसरी चीज़ों में कनेक्ट होते हैं। तो हमने ये देखना है कि वालिदैन अगर उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, समझेंगे और बच्चों को अच्छी डायरेक्शन देंगे, इसलिए कि सोशल मीडिया मोबाइल के थ्रू हाथ में तो आ गया बच्चों के, लेकिन उनको एग्जैक्ट गाइडेंस कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसको बेहतर यूज़ कैसे करना है, ये वालिदैन अभी तक नहीं दे पा रहे। तो अगर वो वालिदैन बच्चों को भी गाइडेंस देते हैं कि इसका सही और गलत इस्तेमाल क्या है, और बच्चे भी समझते हैं इस चीज़ को कि हमें वालिदैन के साथ इस पे डिस्कशन करनी है और अपने आप को बेहतर रिज़ल्ट्स देने हैं, इसलिए कि इस वक्त की जनरेशन फेस जो कर रही है इश्यूज़, वो मेनली इस वजह से हैं कि वो गलत इस्तेमाल में पड़ गए। तो हमें गलत इस्तेमाल को रोकना है, लेकिन ग्लोबल विलेज जो बन रहा है इसको तो और ज़्यादा कनेक्टेड करना है, और ये बहुत ज़रूरी है आगे ग्रोथ के लिए। वालिदैन जब हर वक्त बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो रही है, हर वक्त बच्चों पे नज़र, अब ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो उन बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बनाएं और उसके लिए वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे ले लेते हैं। जबकि बच्चा एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और वो हर चीज़ को फील भी कर रहा है, वो रिलैक्स भी होना चाह रहा है, वो कुछ गलतियाँ भी करेगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। तो वालिदैन के लिए ज़रूरी ये है कि वो ये बात समझें कि कंप्लेंट करना, क्रिटिसाइज़ करना या बच्चों को डीवैल्यू करना, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बच्चे के अंदर लो मोटिवेशन लाती हैं, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं। और हमारे पास बहुत सारे केसेस इसके आते हैं कि जब बच्चों के साथ इस तरह से डील किया जाता है। क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों के जहनी मसाइल के लिए, इसलिए कि क्रिटिसिज्म से सबसे पहले सेल्फ़ इस्टीम लो होती है, और जब सेल्फ़ इस्टीम लो होती है तो बच्चा जो है वो अपने हवाले से नेगेटिव इमेज रख लेता है। जब उसका नेगेटिव इमेज होता है तो फिर वो किसी भी चीज़ पे पॉजिटिवली नहीं सोचेगा। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कोई और रीजंस भी हो सकती हैं, या बस ये जो एक गैप है, जनरेशन गैप, इस वजह से ही सिर्फ इख्तलाफात हैं? देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो कि जनरेशनल गैप की वजह बनता है वो ये होता है कि जब एक शख्स जो कुछ सोच रहा है वो उससे हटने की कोशिश नहीं करता, वो किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं, वो जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना कि बस जो मेरे जहन में है, जो मैंने सीख लिया, जो मेरे बड़ों ने मुझे बता दिया वही है। तो सबसे पहला तो ये फैक्टर होता है। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, अपने अपनी डिवाइस में और अपने अपने कामों में लगे हुए हैं।
एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, इसके लिए वो सोचते भी नहीं हैं, और अगर सोचें तो 5-10 मिनट में बोर हो जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ उसमें यह आ जाती है कि बच्चों के साथ अगर आपने कनेक्ट करना है तो बच्चों के लेवल पे आकर करना है। ये नहीं कि वालिदैन जो हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरी मर्ज़ी से सब कुछ होगा, या मैं सही बता रही हूँ, तुम इस चीज़ को समझ जाओ। उनके लेवल पे लाके उनको बताएं कि क्या उनके लिए बेहतर है, लेकिन डिसीजन वो लें। तो कम्युनिकेशन का जो गैप है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। एक तो जो मैंने बताया कि वालिदैन को क्या करना चाहिए, वालिदैन को अपने बच्चों के साथ उनको प्रोजेक्ट नहीं समझना, बल्कि उनको अपने साथ एक दोस्त के तौर पे लेना है। जब आप उनके दोस्त बनेंगे तो बच्चे आपके साथ हर चीज़ शेयर करेंगे, इसलिए कि इस वक्त पे क्या हो रहा है, वालिदैन दोस्त नहीं बन रहे, वो उनके गार्डियन, उनके हेड बन रहे हैं और समझते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन करना है। तो उसमें फिर बच्चे शेयरिंग और लोगों से करना शुरू हो जाते हैं। वो डिजिटल शेयरिंग शुरू हो गई हुई है, वो फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग होगी, तो उसमें सही और गलत की पहचान उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। दूसरी तरफ अगर बच्चों को देखें तो बच्चों को क्या करना चाहिए, तो बच्चों के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाएं। इस वक्त की जनरेशन एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपने जहन में मसरूफ़ हैं, अपने जहन में सोचे जा रहे हैं। अब नेगेटिव अगर सोच रहे हैं तो नेगेटिव ही सोचते जाएंगे, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव ही सोचते जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि अपने जहन के एनवायरनमेंट से निकल के बाहर के एनवायरनमेंट में आएँ, एक्सप्रेस करें। कुछ नहीं होता अगर आपकी बात पर कोई कह देता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप एक्सप्रेस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी सोच जो है इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, या ये बेहतरीन है और इसको इसी तरह से चलना चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसलिए कि इस वक्त पे बच्चे जो हैं वो वाकई में बगावत पे उतर रहे हैं। वो अपने वालिदैन से बगावत कर रहे हैं, वो अपनी सोसाइटी से बगावत कर रहे हैं, वो अपनी नॉर्म से बगावत कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको नई इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, उनको पता चल रहा है कि दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है, और जो उनके बड़े हैं या सोसाइटी है वो फिक्सेट हुई भी है। जब सोसाइटी एक जगह पे फिक्सेट है, वो अपने आप को बेहतर से बेहतर नहीं करना चाहती, तो बच्चे जो हैं वो फिर कहते हैं कि ठीक है, जब हमारी सुनी नहीं जा रही तो हम बगावत कर लेते हैं, हमने आपकी मर्ज़ी से नहीं चलना, हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे। तो हमें स्पेस देने की ज़रूरत है कि बच्चे जो, और इसलिए कि बहुत इंटेलिजेंट है हमारी ये जनरेशन, ये अपने आप को बेहतर से बेहतर लेवल पे ला सकते हैं। सिर्फ हमें इनको एतमाद देना है और इनके ऊपर एतबार करना है कि हाँ, हम तुम पे एतबार करते हैं, करो जो करना है करो। तो फिर ये क्यों बगावत करेंगे? बगावत तो तभी होती है जब एक जगह पे उससे नहीं होती, आपकी मर्ज़ी नहीं चलती। ऑल राइट, तो हम जनरेशन गैप के हवाले से बात कर रहे थे कि क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ गेस्ट मौजूद है। थैंक यू सो मच। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, मगर यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात आबादी के लिहाज से बहुत कम है। हुकूमत इलेक्ट्रिक बसेस के दावे और शानदार ट्रांसपोर्ट मंशूर तो पेश करती है, लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत भी इतनी खूबसूरत है? आज हम बात करेंगे लाहौर की मेट्रो बस की, जिनकी तादाद सिर्फ 64 है, ऑरेंज लाइन ट्रेन और स्पीडो बसेस जिनकी तादाद 200 है। इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या काफ़ी है? और हुकूमत ने दावा तो 1500 इलेक्ट्रिक बसेस लाने का किया था, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त सिर्फ 67 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे लाहौर शहर के जो ट्रांसपोर्टेशन मसाइल हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा शेख ज़ैन, सबसे पहले बताएं पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट विजन 2030 इस हवाले से गाइड करें और बताएं, क्या ये सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद है? देखें जी, जैसे ही पंजाब गवर्नमेंट ने इक़्तिदार संभाला और इस गवर्नमेंट की जहाँ पर सीवरेज और वाटर सप्लाई की प्रायोरिटीज़ थी, वहीं पर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको बेहतर करना भी इस गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीह थी। देखें, अगर ये कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट विजन 2030 पर किस कदर अमल हुआ,
तो अभी उसके ऊपर कमेंट करना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी भी 4 साल का अरसा मौजूद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो तमाम तर सिस्टम है ये 2030 तक ठीक करना था। और इसको बेहतर करने की बुनियादी वजह ये थी कि इससे पहले जो एरा था, जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई 2018 में और इक़्तिदार में तब्दीली आई, बुज़दार साहब की हुकूमत आ गई, उसके बाद कुछ देर के लिए हमज़ा साहब की हुकूमत आई, और तो गवर्नमेंट की जिस तरह दीगर जो तरक्याती काम है उसकी तरफ प्रायोरिटीज़ थी, वहीं पर मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक ख़ास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाना चाह रही थी। अभी तक की जो गवर्नमेंट की सूरत हाल है उसको ना हम बहुत अच्छी सूरत हाल कह सकते हैं, ना ही बहुत बुरी सूरत हाल कह सकते हैं। उसकी यही वजह है कि अभी जो 2030 का विज़न दिया गया उसमें अभी भी 4 साल मौजूद हैं, और जब ये गवर्नमेंट अपने इख्तिताम की तरफ जा रही होगी और नए इलेक्शन आ रहे होंगे, उस वक्त हम इस चीज़ को इवेल्यूएट कर सकेंगे कि क्या वाकई ही जो दावे किए गए थे उसके ऊपर अमल दरामद हुआ। अब क्या ये कागज़ी मंसूबा या फ़ाइलों की हद तक महदूद है, तो मैं अपने इस जो अभी मैंने कमेंट किया उसको इस दलील के साथ साबित करूँगा कि पिछली कई गवर्नमेंट्स ने इलेक्ट्रिक बसेस का ऐलान किया, लेकिन वो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बसेस नहीं चला सकी, और इस गवर्नमेंट ने अभी तक 21 अजला में इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी हैं। इसका मतलब है कि ये अपने ट्रांसपोर्ट विजन की तरफ जा रहे हैं और ये पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर पा रहे। देखें, लाहौर में इन्होंने येलो लेन का आगाज़ करना था, उसका एक प्रोजेक्ट दिया, जो कंपनी है चाइनीज़ कंपनी, वो येलो लाइन यहाँ पर लेकर भी आए, उसको कैनाल रोड पर चलाया भी गया, लेकिन ये माली साल 2025-26 ख़त्म होने को आ चुका है, लेकिन अभी तक वो जो रूट के ऊपर है वो नहीं आ सकी, ना ही उसके लिए जो मुकम्मल फ़ंड्स हैं वो जारी किए जा सके, ना ही कोई रोड मैप बनाया जा सका। अब इससे पहले जिस तरह मैं अभी बता रहा था आपको कि जो साबिक गवर्नमेंट्स थी उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ तवज्जो नहीं दी, हत्ता कि जो पहले से मौजूद ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी बदहाल कर दिया। जैसे शहबाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में लाहौर के 41 रूट्स के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी। जैसे ही बुज़दार साहब का इक़्तिदार शुरू हुआ तो जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो इस वक्त पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में तब्दील हो चुकी है, उन्होंने ये 41 बसों का रूट बंद कर दिया और आज के दिन तक ये बंद है। 8 साल हो गए हैं लाहौर के वासियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं आ सकी। इसके अलावा बुज़दार दौरे इक़्तिदार में वो ऑरेंज ट्रेन जिसको अक्टूबर 2018 में मुकम्मल किया जाना था, इन्होंने 25 अक्टूबर 2020 को मुकम्मल की, उसके तामीराती काम को भी डिले किया। इसके अलावा मेट्रो बस लाहौर का सबसे कामयाब अभी तक का प्रोजेक्ट है, शादरा से लेके गजूमता तक, उसमें हर वक्त मुसाफिरों के तिल धरने की जगह नहीं होती और अक्सर औकात ये ख़बरें मिलती हैं कि शादरा स्टेशन के ऊपर या गजूमता स्टेशन के ऊपर मुसाफिरों की लड़ाई होगी, तो वो लड़ाई की वजह यह है कि रश इस कदर ज़्यादा है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहाल नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि लाहौर की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या ये जो बसेस की तादाद है वो काफ़ी है? सिर्फ और सिर्फ 64 बसेस है? नहीं जी, 62 मेट्रो बसेस नहीं, लाहौर को तो बेसिकली मज़ीद लाइनों की ज़रूरत है, जिसमें एक तो ग्रीन लाइन चल रही है, एक ऑरेंज लाइन चल रही है, इसके अलावा ब्लू लाइन, येलो लाइन और पर्पल लाइन की ज़रूरत है। बेसिकली ये मास ट्रांजिट सिस्टम है जो अभी शादरा से गजूमता और अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक ये 2 लाइनें चला के तो हम कह रहे हैं कि लाहौर को मास ट्रांजिट सिस्टम में तब्दील कर दिया, तो ये सरासर गलत है। मास ट्रांजिट सिस्टम की जब स्टडी करवाई गई और यहाँ से माहरीन को टर्की भेजा गया और उनको जाके ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम समझाया गया, तो वो यही था कि तमाम जो ये मेट्रो लाइंस हैं इनको बिछाया जाए और उसके बाद इनको आपस में इंटरलिंक किया जाए और फिर एक ही कार्ड उनके पास हो ताकि एक शख्स एक ही वक्त में पूरे लाहौर में किसी भी जगह पर इजीली ट्रैवल कर सके। तो ये मेट्रो बसेस 64 होना या 62 होना ये तो बहुत छोटी बात है। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन ही लाहौर के लिए नाकाफ़ी है। लाहौर की जो आबादी की ग्रोथ है कि वो 130 लाख लोगों से तजावुज़ कर चुकी है और
2050 तक 2050 तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आबादी 2.5 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाएगी। तो अभी ये 2 मेट्रो लाइंस ये आबादी को पूरा नहीं कर रही, तो 2050 तक जब ये 2.5 करोड़ आबादी हो जाएगी तो फिर उसका क्या होगा। और जहाँ तक ये सवाल है कि 62 मेट्रो बसें क्या इनफ हैं, तो इसमें अज़राह मजाक ये है कि 62 बसें चल भी तो नहीं ना रही, बसें भी तो रूट के ऊपर 40 से 44 के करीब बसें चल रही हैं, बाकी तो उन्होंने ग्राउंड कर दी हैं। और फिर उसके बाद मौजूदा सूरत हाल में जो पेट्रोल प्राइसेस हाइक है, जिस तरह डीज़ल के निर्खों में इजाफा हो रहा है, गो कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये 6-6, 5-5 रुपये में कमी करके आवाम के साथ मजाक किया गया है। इसके बावजूद जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है इस मेट्रो बस की, वो अपनी पूरी बसें ट्रैक के ऊपर ला ही नहीं रही। यही तो वजह है कि जो बसें हैं उनके अंदर हर गुजरते दिन के साथ रश बढ़ता जा रहा है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो मुफ्त सफरी सहूलियात का ऐलान किया गया, उसकी वजह से भी रश बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती तौर पे ये अप्रोच है कि नो डाउट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में काम तो कर रही है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। इसके ज़रिए लाहौर के तमाम शहरियों को अकोमोडेट किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, इन मेट्रो बसेस में जिनका कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो एयर कंडीशन चलाएंगे, आज भी उनमें एयर कंडीशन बंद है। तो आपने भेड़ बकरियों की तरह तो मुसाफिरों को इसके अंदर डाला हुआ है। बाहर तपती धूप है, 44 डिग्री टेम्परेचर है। जब एक बस के अंदर 150 से 200 शख्स खड़े हो गए हैं आके, तो उसका टेम्परेचर वैसे ही रेज करके 50 क्रॉस कर गया है। तो आप क्या उनको दोज़ख में सफ़र करवा रहे हैं? और फिर उस मेट्रो बस में जिसके जो लगे शीशे हैं वो भी खुलने की ऑप्शन नहीं है, तो अंदर तो मुसाफिरों का इस वक्त सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है। तो अब बुनियादी तौर पर होता ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसको अपने फीतों की पड़ी होती है। गो के मौजूदा वज़ीर आला के चचा का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी भी मेट्रो बस के ऊपर वो तवज्जो नहीं है। और अनकरीब अगर यही सूरत हाल रही तो इस मेट्रो बस के ऊपर 2011 में जो 33 बिलियन रुपीस लगाए गए थे, अब इसको ठीक करने के लिए भी 10 से 15 अरब रुपए का बजट दरकार होगा। तो आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है कि ये दोनों मेट्रो लाइंस इनफ नहीं है। लाहौर में मज़ीद येलो लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन को बिछाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अच्छा ज़ैन, ये बताएं कि 200 जो स्पीडो बसेस हैं, क्या वो काफ़ी हैं जो हमारे रूट्स हैं लाहौर के उसके लिए? लाहौर में टोटल जो बसेस हैं वो चाहिए 1948। वो अगर बैक वक्त लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर चलाई जाती हैं तो फिर उसके बाद जो मुसाफिर हैं उनको बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर आ सकती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर में 50 से 55 लाख ट्रैवल करते हैं। अब ये जो 200 बसें हैं ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। और फिर ये जो स्पीडो बसें हैं ना, इनका कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि गो के दिखाया यही जाता है कि इनको रूट के ऊपर चलाया जा रहा है। ये बेसिकली मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के रूट के अलोंग चलती हैं ताकि मुसाफिरों को एज ए शटल सर्विस फराहम किया जा सके। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई शख्स बुबतिया चौक में रहता है और उसने अली टाउन तक ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर आना है, तो ये स्पीडो बस उसको सफरी सहूलत फराहम करेगी। अब वही बुबतिया चौक से लेकर कैनाल रोड तक किसी भी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं है, तो वो शख्स किस तरह कहाँ से बस लेगा? तो इसलिए ये 200 स्पीडो बसेस का तो एक सिर्फ नाम है, ये बराए नाम है। ये भी लाहौर में 7 से 8 रूट के ऊपर चल रही है। आज के दिन में भी लाहौर में 41 रूट नॉन फंक्शनल है जिनके ऊपर बसेस चलाने की ज़रूरत है। हाल ही में दिसंबर 2025 में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से प्राइवेट ट्रांसपोर्टर से ये जो इजहार दिलचस्पी हैं वो मांगे गए कि आप बताएं कि आप किन किन रूट्स के ऊपर बसेस को चला सकते हैं। वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ट्रांसपोर्टर से जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी ले लिए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर भी अमल नहीं हो सका। उस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त भी लाहौर शहर में, मुज़ाफ़ात में नहीं, सेंटर ऑफ लाहौर में प्राइवेट सतह के ऊपर किसी भी तरह की कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। गवर्नमेंट चला रही है इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, इसके अलावा या स्पीडो बसेस वो भी उसके अलोंग चल रही हैं। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि इस शहर के लिए नाकाफ़ी है, इस शहर की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। अच्छा शेख ज़ैन, ये बताएं कि पीक आवर्स में हम देखते हैं जो मसाइल का सामना करना पड़ता है मुसाफिरों को, उसके ज़िम्मेदार कौन है?
क्या इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है या हुकूमत? बहुत बहुत ज़्यादा बद इंतज़ामी है। मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस मेट्रो बस को बदहाल किए जा रहे हैं। मेट्रो बस का ये जो आपका प्रोग्राम लोग देख रहे हैं और वो मेट्रो बस में सफ़र भी करते हैं, वो मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ कि जब वो मेट्रो बस के स्टेशन पर पहुँचते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो रही है तो उसके ऊपर लगा जो शेड है वो उनको प्रोटेक्शन फ्राहम नहीं करता। वहाँ से डायरेक्ट जो बारिश का पानी है वो स्टेशन बे के ऊपर आ रहा है। अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो वो जो ऊपर लगे शेड हैं वो उनको धूप से नहीं बचाते, क्योंकि उन शेड में इतने सुराख हो चुके हैं कि वहाँ से डायरेक्ट जो सूरज की धूप है वो उन स्टेशंस के ऊपर आ रही है। जो स्टेशंस हैं वो वहाँ पर लगे पिलर्स इस कदर जंग आलूद हो चुके हैं। और उससे बड़ी बात, स्टेशन क्रॉस करने के लिए जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए गए हैं वो किसी मौत के कुएं से कम नहीं है। वहाँ पर भी उनकी भी रिहैबिलिटेशन ही की गई एक अरसे से। वो जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं वो भी इस कदर खस्ता हाल हो चुके हैं कि वहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो हर वक्त यही डरते रहते हैं कि खुदा ना खास्ता ये जो पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाया है ये कहीं गिर ना जाए। मेट्रो बस के स्टेशन पर लगी जो टाइलें हैं वो उखड़ चुकी हैं। हत्ता कि जो मेट्रो बस का ट्रैक बनाया गया है, जब बारिश होती है तो उस बारिश का पानी किसी भी ड्रेन नाले के ज़रिए ड्रेन आउट होने की बजाय डायरेक्ट सड़क के ऊपर आ रहा होता है, तो वो एक ट्रैफिक हैज़र्ड है। तो लोगों की आसानी के लिए जो बनाई गई मेट्रो बस है, ये जो रहमत थी ये अब जहमत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। बारहा गवर्नमेंट और पंजाब काबीना के इजलास में मेट्रो बस की अपग्रेडेशन के लिए कई प्रोजेक्ट्स रखे गए, लेकिन अल्टीमेटली काबीना के इजलास में गुफ्तगू और उसके बाद फंड्स का रिलीज़ करना, ये दो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। गवर्नमेंट काबीना इस चीज़ की मंजूरी तो दे देती है कि मेट्रो बस को अपग्रेड कर दिया जाए, लेकिन फंड्स नहीं देती। ठीक है, तो हम लाहौर के ट्रांसपोर्टेशनल मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे और इलेक्ट्रिक बसेस पर भी बात की है, साथ साथ स्पीडो बसेस के हवाले से भी बात की है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे शेख ज़ैन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।